नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद की कार्यवाही 4 दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री के शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का अनुमोदन किया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरे वाहन के मामले में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में। उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यबल ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कमांडर को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान बैंक ऋण में 6.63% और जमा राशियों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। म्यांमार के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 प्रदर्शनकारी मारे गए। चीन की 2 फैक्ट्रियों को आग लगाई गई। अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। और भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हुए। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 4 दिन के अवकाश के बाद आज फिर से शुरू होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कोविड की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के लिए हाल के उपायों पर संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे। संसद में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक के अतिरिक्त कई अन्य विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन विधेयक 2021 प्रस्तुत करेंगे। खान और खनिज विकास और नियमन संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान विधेयक 2021, किशोर न्याय, बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 और नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 भी लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 पर भी लोकसभा में विचार होगा। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2021-22 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 तथा जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के लिए 2,60,000 से अधिक शिक्षकों और 92,000 से अधिक अभिभावकों ने भी पंजीकरण कराया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनाव रहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में विद्यार्थियों के परीक्षा के तनाव को कम करने और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ेंगे। देश भर के लगभग 2,000 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भेंट की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी में जागरण फोरम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन एक मीडिया संस्थान कर रहा है। राष्ट्रपति 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री कोविंद कल सोनभद्र जिले के बाभनी ब्लॉक में वनवासी समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नवनिर्मित सेवा कुंज आश्रम के भवन का उद्घाटन किया। दोपहर में राष्ट्रपति ने मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह वाराणसी में जागरण फोरम द्वारा आयोजित गंगा, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के 5 सत्र होंगे, जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। एक जनपद एक उत्पाद योजना का प्रदेश के विकास में योगदान, कृषि क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका, प्रदेश में संचार और आवागमन के उभरते संसाधनों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस चरण में 30 सीटों के लिए 177 नामांकन भरे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों के लिए, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 16, कांग्रेस ने 9, DSP ने 7, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने 2-2 सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं। अन्य दलों के 47 और 34 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चे भरे हैं। इस चरण में 1 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों, बांकुड़ा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में नंदीग्राम सीट के लिए भी मतदान होगा। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। इस चरण में 39 सीटों के लिए 408 नामांकन भरे गए हैं। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। 126 सदस्यों की असम विधानसभा के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को 47 सीटों के मतदान होगा, जबकि 1 अप्रैल को 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 6 अप्रैल को 40 सीटों के लिए मतदान होगा। मतगणना 2 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से असम की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक बयान में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि श्री नड्डा आज तीसरे पहर लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पहुंचेंगे और ढेकुआखाना के MV फील्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो राज्य में बाढ़ की समस्या हल कर दी जाएगी। कल मार्गेरिटा में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि NDA सरकार 5 वर्षों के भीतर राज्य की बाढ़ समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने लोगों से राज्य में निरंतर विकास प्रक्रिया के लिए भाजपा का समर्थन करने की अपील की। 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आसाम के सामने आए थे, हम मोदी जी के नेतृत्व में आए थे और हमने कहा था, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, आसाम के अंदर से आंदोलन और आतंकवाद दोनों को हम समाप्त कर देंगे। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 5 साल के बाद आसाम में ना आंदोलन है, ना आतंकवाद है, शांति के साथ विकास ही विकास चल रहा है। गोहपुर में एक चुनाव रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों से आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने डिब्रूगढ़ में तथा कांग्रेस के महासचिव और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह अलवर ने गुवाहाटी में असम की भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार असम के लोगों के लिए जटी, माटी और भेटी समुदायों की रक्षा करने में विफल रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में DMK पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं।
निर्वाचन आयोग ने असम के मोरीगांव जिले की उपायुक्त लीना दास का स्थानांतरण कर दिया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद राज्य के कार्मिक विभाग के सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सीमा रेखा भुइयां को मोरीगांव जिले का नया उपायुक्त बनाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद की कार्यवाही 4 दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री के शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का अनुमोदन किया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरे वाहन के मामले में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में। उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यबल ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कमांडर को गिरफ्तार किया है। 26 फरवरी को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान बैंक ऋण में 6.63% और जमा राशियों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। म्यांमार के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। चीन की 2 फैक्ट्रियों को आग लगाई गई। अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है और भारतीय कप्तान विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी बेघर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सुविधा लाभार्थी द्वारा स्वयं बनवाए जा रहे आवास के तहत दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस श्रेणी के लाभार्थियों ने सहायता राशि बढ़ाने की मांग की थी ताकि वे मिशन के लक्ष्य को हासिल करने की तिथि के भीतर अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा कर सकें। लाभार्थियों को धन जुटाने में हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने सभी लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने की मंजूरी दी। ब्याज रहित ऋण से लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,66,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस कदम के बाद लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए अब 3,66,000 रुपए मिल सकेंगे। ब्याज मुक्त ऋण चुकाने की अवधि 10 वर्ष तय की गई है। इसमें 6 महीने की ब्याज स्थगन अवधि भी शामिल है। लाभार्थियों को 2,500 रुपए की मासिक किस्त के माध्यम से ऋण चुकाना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में 3 दिन के सार्थक एडुविजन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत पर प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें कम से कम 50 वर्षों के विजन यानी दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आजीविका पैदा करना होगा, लेकिन कुशल मानव संसाधन के बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है और जहाँ चाह नहीं है वहाँ सर्वे बहस जैसी तमाम चीजें सामने आती है। इसलिए इच्छा शक्ति के साथ एक दृष्टिकोण होना आवश्यक है और इससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई महान लोगों ने मानवता निर्माण में शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बेहतर मानव बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति इस तरह की शिक्षा प्रणाली के निर्माण में काफी मदद करेगी। ये प्रदर्शनी और सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 26 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 6.63% की वृद्धि के साथ 107,75,000 करोड़ रुपए और बैंक जमा 12.06% बढ़कर 149,34,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष 28 फरवरी को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक ऋण 101,05,000 करोड़ रुपए और बैंक जमा 133,26,000 करोड़ रुपए था। 12 फरवरी 2021 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान बैंक ऋण में 6.58% और बैंक जमा में 11.75% की बढ़ोतरी हुई थी। केयर रेटिंग ने रिपोर्ट में कहा है कि 26 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण वृद्धि इसके पिछले पखवाड़े की तुलना में लगभग स्थिर रही और कोरोना महामारी के शुरुआती महीनों के स्तर पर आ गई, जब ऋण वृद्धि अप्रैल 2020 के दौरान 6.5% से 7.2% के बीच थी। विश्लेषकों के अनुसार बैंक ऋण में बढ़ोतरी खुदरा ऋण बढ़ने के कारण हुई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने बताया कि अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। बैंक क्रेडिट जो है क्वार्टर एंडेड फरवरी 26 में 6.63% पे आ गया है। जो प्री कोविड लेवल्स थे उस पे वापस आ गया, जो जनरली 6.5% रहता था, अब जो बढ़ के 6.63% हो गया है। वो बताता है कि अब जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्री को लोन देने में घबरा नहीं रहे हैं, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है एमएसएमई को लोन देने के लिए और इंडस्ट्री को लोन देने के लिए, और इंडस्ट्री भी आगे आ रही है लोन लेने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, जिससे काफी हद तक नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इससे पता चलता है कि जो हिंदुस्तानी कंज्यूमर है वो भी अपने फंड्स को लिक्विड रखने के लिए तैयार है। मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाहन के मामले में 25 मार्च तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेजा गया है। वाजे को इस मामले में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। वाजे को हिरासत में हुई एक कथित मौत के सिलसिले में 2004 में निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 2020 में उसे फिर से बहाल कर दिया गया। इससे पहले ठाणे की एक अदालत ने कार के मालिक मनसुख हिरेन की कथित हत्या और एंटीलिया बम जांच मामले में वाजे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित गुट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित ट्रेनर कमांडर को गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने शनिवार रात को बस्ती रेलवे स्टेशन के पास मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय राशिद पीएफआई के प्रशिक्षण सत्र में शामिल होने के लिए लखनऊ के रास्ते मुंबई जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने राशिद के पास से राष्ट्र विरोधी दस्तावेज, एक सीडी, फर्जी आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उसके खिलाफ बस्ती के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ के दौरान राशिद ने बताया कि उसका मुख्य उद्देश्य एक समुदाय विशेष के युवाओं को बरगलाकर हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना और देश के किसी भी हिस्से में हमले के लिए तैयार करना था। म्यांमार में सुरक्षा बलों की नवीनतम कार्रवाई में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं, ये जानकारी एक सहायता संगठन ने दी है। पहली कार्रवाई के दौरान कल सुरक्षा बलों ने म्यांमार के उपनगरीय औद्योगिक क्षेत्र हेलाइंग थाया में तख्ता पलटने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में से 22 को मार दिया। असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने बताया कि 16 प्रदर्शनकारी मंडाले और वागो में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए। 1 फरवरी को निर्वाचित नेता आंग सान सूची का तख्ता पलटे जाने के बाद कल का दिन सर्वाधिक रक्त रंजित था। चीनी दूतावास ने बताया है कि हेलाइंग थाया में फैक्ट्रियों पर अज्ञात हमलावरों की कार्रवाई में उसके कई कर्मचारी घायल हुए हैं। स्थिति को अत्यंत गंभीर बताते हुए चीन के दूतावास ने म्यांमार से कहा है कि वे चीन की संपत्ति और उसके नागरिकों की रक्षा करें। सरकारी मीडिया ने घोषणा की है कि हेलाइंग थाया और एक अन्य जिले यंगून में सैनिक शासन लागू कर दिया गया है। सेना द्वारा संचालित मायावती टेलीविजन ने खबर दी है कि सुरक्षा बलों ने उस समय कार्रवाई की जब 4 वस्त्र फैक्ट्रियों और एक उर्वरक संयंत्र को आग लगा दी गई और करीब 2,500 लोगों ने दमकलों को वहां पहुंचने से रोका। भारत रिकॉर्ड समय में कोविड वैक्सीन के 3 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं।
कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में से भारत एक है। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। झारखंड में राज्य स्वास्थ्य सेवा सचिव के सोन ने कोविड टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। श्री सोन ने स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन देने की गति बढ़ाए जाने को कहा है। अब तक राज्य में कोरोना योद्धाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य 86% हासिल हो चुका है। राज्य स्वास्थ्य सचिव के निर्देश को देखते हुए टीकाकरण मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ल ने जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सीजीएचएस योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्रों में बदलने को कहा है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते रोगियों पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि वे कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह पालन करें। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं। भोपाल, इंदौर जिलों सहित महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंधौल के कार्यक्रमों में क्षमता के 50% और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती समस्त जिलों में आवागमन करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिए आवश्यक रूप से क्वारंटाइन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश के समस्त जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अहमदाबाद में भारत ने कल रात दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना पहला मैच खेल रहे ईशान किशन के 32 गेंद में 56 रन और कप्तान विराट कोहली के नाबाद 73 रन की मदद से भारत ने इंग्लैंड को मात दी। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी हुई। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय कप्तान विराट कोहली 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात इंग्लैंड के साथ दूसरे 2020 मैच में कोहली ने ये उपलब्धि हासिल की। कोहली ने कल नाबाद 73 रन बनाए। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल 99 मैचों में 2839 रन के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि भारत के रोहित शर्मा 108 मैच में 2773 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला खारिज होने को अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, लापरवाही में ममता के सुरक्षा निदेशक और एसपी निलंबित, डीएम का तबादला। निर्वाचन आयोग ने कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर नहीं हुआ था हमला। पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है भाजपा ने मैदान में उतारे नामचीन प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, मेट्रोमैन ई श्रीधरन और कई सांसद मैदान में। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर जनसत्ता की सुर्खी है, 84 दिन बाद 24 घंटों में 25,000 से अधिक मामले। लगातार दूसरे दिन रविवार को 25,000 से अधिक संक्रमित। दैनिक भास्कर का कहना है मरीज ही नहीं, संक्रमण दर भी बढ़ी। पंजाब में नवंबर जैसे कोरोना केस, कर्नाटक में भी लॉकडाउन के बन रहे आसार। दिल्ली में चौथे दिन भी 400 से अधिक केस। कड़े कदम नहीं उठाए तो नई लहर का डर। जनसत्ता की बड़ी खबर है 4 हवाई अड्डों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए तैयारी। सरकार ने संपत्तियों की बिक्री से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना तैयार की। राजस्थान पत्रिका की खबर है समुद्र के नीचे बन रही हाईटेक सड़क। देश में पहली बार मुंबई में विकसित देशों की तर्ज पर इमरजेंसी के लिए अलग लेन। हिंदुस्तान का कहना है नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 392 मार्गों के लिए बोलियां आमंत्रित की। दैनिक जागरण का शीर्षक है देश के उत्तरी राज्य फूंकेंगे अब नीली क्रांति का बिगुल। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि में खारे पानी के झींगा उत्पादन की योजना तैयार। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये वरदान साबित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की कार्यवाही 4 दिन के अवकाश के बाद आज फिर शुरू होगी।
प्रधानमंत्री के शैक्षणिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा के लिए 10,32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण का अनुमोदन किया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरे वाहन के मामले में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में। उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कमांडर को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान बैंक ऋण में 6.63% और जमा राशियों में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। म्यांमार के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 प्रदर्शनकारी मारे गए। चीन की 2 फैक्ट्रियों को आग लगाई गई। और अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।